ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि C++ का जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हमने देख लेते हैं, सी इन और सी आउट। आज की क्लास में हम ऑपरेटर्स देखेंगे, उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है और एक्सप्रेशन किस तरह से बनाते हैं हम। ओके, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जैसे कि हम लोगों ने प्लस माइनस के ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम C++ में यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होते क्या हैं ये हम जब इफ एल्स के या लूप्स के स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। फ़िलहाल अब ये देख लो कि अगर मुझे कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करनी होती है तो फिर तो हम प्लस माइनस के सिंबल्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ कंपेयर करनी होती है तो हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल इक्वल के सिंबल्स यूज़ करते हैं। सही है। इसी तरह अगर मुझे कोई कंडीशन चेक करनी होती है कि ये कंडीशन भी ट्रू है और ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो फिर हम एंड और नॉट के सिंबल्स यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशंस। सही है। तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेटर्स हैं जो अवेलेबल हैं C++ में। अब वो क्या ऑपरेटर्स हैं ये अभी हम देखते हैं। 5 बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। व्हाट डज़ द वर्ड बाइनरी मीन्स? बाइनरी मीन्स कि हमारे पास जब हम प्लस लिखते हैं तो प्लस के इस साइड पे और प्लस के इस साइड पे 2 ऑपरेंड्स हमें प्रोवाइड करना होता है। सही है। दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जिस चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं वो ऑपरेंड है और जो चीज़ ऐड कर रही है दिस इज़ द ऑपरेटर। सही है। इसी तरह से माइनस के साइन में भी यही होता है कि माइनस साइन इज़ दी ऑपरेटर। माइनस के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हम 2 ऑपरेंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो दोनों जैसे अगर मैं सपोज लिखती हूँ 4 - 6, तो 4 इज़ दी ऑपरेंड, 6 इज़ दी ऑपरेंड एंड माइनस इज़ दी ऑपरेटर। सही है। तो इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सारे ऑपरेटर्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। क्यों? क्योंकि इनमें हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं। बाइनरी मीन्स 2 एंड बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं। हम 2 ऑपरेंड्स प्रोवाइड करते हैं, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द अदर ऑन द राइट साइड। ठीक है। तो हमारे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि अलाउड हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड इक्वल। प्लस का मतलब ये होता है कि हमारे पास एडिशन हो रही होगी, माइनस में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्टेरिक का साइन इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड इज़ फॉर डिविजन, मॉड्यूलस मीन्स परसेंटेज का साइन अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा आफ्टर डिवीजन, यानी कि अगर सपोज़ मैंने लिखा है 6 मॉड्यूलस 4, तो 6 को डिवाइड जब हम करेंगे 4 से और उसमें जो रिमाइंडर आएगा दैट इज़ 2, तो ये हमें आंसर दे रहा होगा 2। ठीक है। तो रिमाइंडर दे रहा होगा आफ्टर डिवीजन, जबकि डिवाइड का ऑपरेटर हमें दे रहा होता है कोशेंट। ठीक है। अगर हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, अगर हम इंटीजर डिवीजन नहीं कर रहे डेसिमल में, तो वो डेसिमल में हमें आंसर दे रहा होगा। इसी तरह इक्वल का ऑपरेटर होता है जो कि असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। जैसे अगर इस तरह हम लिख रहे हैं E=10। सही है। ये हमने देखा था जब हम इनिशियलाइजेशन भी कर रहे थे वेरिएबल की, तो वहाँ पर भी हम इक्वल का ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे। तो ये अब ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रही हूँ डायरेक्टली। मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ, इंटीजर x = a + b। सही है। तो मैंने हो सकता है पहले कोई वेरिएबल बनाया हो a और b, और मैं कह रही हूँ कि x की जो वैल्यू होगी वो a और b को ऐड करने के बाद आएगी। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। मैं किसी वेरिएबल में कोई एक्सप्रेशन भी असाइन कर सकती हूँ। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम असाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यूनरी होते हैं। ऊपर हमने जो देखे थे देवर बाइनरी ऑपरेटर्स। सही है। अब जो ऑपरेटर हम देख रहे हैं दे आर कॉल्ड यूनरी मैथमेटिकल। अभी हम सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करें, इसके अलावा रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स और भी होते हैं,
वो भी हम देखेंगे। यूनरी मीन्स कि हमारे पास जो ऑपरेंड होता है दैट इज़ 1। सही है। बाइनरी में हमारे पास 2 ऑपरेंड्स थे, 1 ऑन द लेफ्ट एंड 1 ऑन द राइट। यूनरी मीन्स कि हमारे पास एक ऑपरेंड होगा। सही है। अच्छा, कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं यूनरी में? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। सही है। यहाँ पर ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है, दिस इज़ द मिस्टेक, इसको सही कर लेना। 2 दफ़ा माइनस का साइन लगाते हैं तो दिस इज़ द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड 2 दफ़ा हम प्लस का साइन लगाते हैं, दिस इज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सही है। इसका मतलब ये होता है प्लस प्लस का कि हम 1 प्लस कर रहे हैं किसी ऑपरेंड के अंदर। सही है। तो क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है तो यूनरी ऑपरेटर मीन्स कि हमारे पास प्लस प्लस के बाद या प्लस प्लस से पहले ऑपरेंड आ सकता है। सही है। या तो हमारे पास ऑपरेंड इधर होगा या फिर प्लस प्लस के बाद ऑपरेंड होगा, दोनों जो है वो वैलिड है। सही है। लेकिन यूनरी ऑपरेटर है दैट मीन्स कि सिर्फ एक ऑपरेंड लग सकता है, 2 ऑपरेंड्स नहीं लग सकते। सही है। तो अगर हम लिखते हैं ऑपरेंड 1, यानी कि अगर मैं सपोज़ कोई वेरिएबल ले रही हूँ x और मैं उसमें कर रही हूँ प्लस प्लस, तो दैट मीन्स कि x की जो भी वैल्यू है उसमें +1 करना है हमें। ठीक है। सिमिलरली प्लस प्लस एक्स ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी हम आगे देखते हैं। ठीक है। इसी तरह x में अगर हम x के साथ लिखते हैं माइनस माइनस, तो उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है बाय 1। ठीक है। दिस इज़ द सेम एज x इज़ इक्वल्स टू, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x + 1। ठीक है। तो ये या तो हम इस तरह से लिखें या फिर हम लिख दें x ++ दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है। इसी तरह डिक्रीमेंट के लिए है कि या तो हम लिखें x = x - 1 या फिर हम लिखें x - दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। अगर सपोज़ मेरे पास पहले ऑपरेंड और फिर ऑपरेटर है, यानी कि हमने लिखा हुआ है एक्स प्लस प्लस, तो इसका मतलब है कि पहले ऑपरेंड और फिर ऑपरेटर है। दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है। तो पोस्ट फिक्स का मतलब है कि हमारे पास ऑपरेटर जो होगा वो बाद में आएगा। पोस्ट का मतलब है बाद में आना। ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में ये होता है कि हमारे पास पहले वैल्यू असाइन हो जाती है, यानी कि अगर सपोज़ मैंने कहीं असाइन करा है ये एक्सप्रेशन किसी ऑपरेंड के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर, दैट इज़ एक्स। सही, मैं लिख रही हूँ x = a प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू पहले a की वैल्यू पहले x के अंदर असाइन हो जाएगी और असाइन होने के बाद वो उसको इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। दैट मीन्स कि अभी जो x के अंदर वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो x के अंदर वैल्यू पुरानी वाली जो a की वैल्यू थी वो आएगी और उसके बाद a के अंदर इंक्रीमेंट होगा। सही है। तो अगर सपोज़ x के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 5 और a के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 3 सपोज़, तो x के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी? x के अंदर अगर मैंने असाइन कर दिया a प्लस प्लस, तो अब x के अंदर क्या हो जाएगा? x के अंदर वैल्यू आ जाएगी आफ्टर दिस असाइनमेंट 3 और a के अंदर वैल्यू आ जाएगी आफ्टर असाइनमेंट a में वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 4। ठीक है। इंक्रीमेंट होने के बाद, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँ आफ्टर दिस एक्सप्रेशन, तो इनकी वैल्यूज़ इस तरह से होंगी। ठीक है। तो वो पहले असाइन कर देगा और असाइन करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा। बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है प्रीफिक्स ऑपरेटर। दिस इज़ नॉट यूनिटी, दिस इज़ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स कि पहले, प्री मतलब पहले। ठीक है। तो अगर मैं सेम वही काम कर रही हूँ, x के अंदर वैल्यू थी 6 सपोज़, a के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 3 और मैं असाइन कर रही हूँ x = ++ a, तो इसका मतलब है कि पहले वो इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद असाइन करेगा। प्रीफिक्स ऑपरेटर है तो पहले असाइन करेगा, दैट इज़ x के अंदर पहले वैल्यू आ जाएगी, पहले इंक्रीमेंट कर देगा, x के अंदर वैल्यू आ जाएगी ++3, दैट इज़ a में पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, a की वैल्यू चेंज हो जाएगी
दैट इज़ 4 और फिर वो असाइन करेगा x के अंदर, तो x के अंदर नाउ वैल्यू वुड बी 4। तो अगर मैं अब इनको प्रिंट करवाऊँगी x को और a को, तो दोनों में वैल्यू सेम आएगी, दैट इज़ 4। सही है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर। सेम गोज़ फॉर माइनस माइनस। माइनस माइनस का मतलब है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा होगा। सही। तो पोस्ट फिक्स में पहले वो असाइन कर देगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, जबकि प्री फिक्स में वो पहले इंक्रीमेंट कर देगा और फिर वो असाइन करेगा। सही है। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। ये वही चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी बताया था। सही है। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में हम पहले प्लस प्लस का ऑपरेटर लिखते हैं और फिर हम वेरिएबल लिखते हैं, और पोस्ट फिक्स में हम पहले वेरिएबल लिखते हैं और फिर उसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस का ऑपरेटर लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास सपोज़ कोई इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय डी, सपोज़ ए बी सी डी कोई वेरिएबल्स था, तो इसमें कौन सी चीज़ पहले एवेलुएट होगी। मैंने कहीं ब्रैकेट्स नहीं लगाए, हम ब्रैकेट्स में अगर लगा देते, अगर सपोज़ मैं लिखती हूँ ये चीज़ ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है कि b माइनस सी पहले एवेलुएट होगा और उसके बाद वो मल्टीप्लाई या प्लस कर रहा होगा। अच्छा, अगर मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, सपोज़ अगर मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, जो बॉडमस का रूल है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। सही है। उसके बाद वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है। सही है। जब वो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, सपोज़ मैंने किसी एक्सप्रेशन को असाइन कर दिया वेरिएबल के अंदर, तो ये जो इवैल्यूएशन होती है ये हमेशा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होती है, यानी कि वो लेफ़्ट टू राइट रीड करना शुरू करता है। लेकिन अगर किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, सही है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि बॉडमस का रूल है कि अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है विदाउट ब्रैकेट्स, तो वो उसको सॉल्व करेगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमस पहले जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई होता है और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्रेशन में भी पहले मल्टीप्लाई करेगा वो इन दोनों को, उसके बाद फिर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब ये तो हो गई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट की बात। इसी तरह से मॉड्यूलस की भी बात है कि अगर सपोज़ मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है और मैं यहाँ पर सपोज़ प्लस की जगह मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ या डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है और ज़्यादा है प्लस और माइनस से। ठीक है। तो माइनस सबसे आखिर में होगा, सबसे पहले वो मॉड्यूलस लेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो माइनस करेगा। मॉड्यूलस और मल्टीप्लाई और डिवाइड इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। सही है। और ये ज़्यादा है प्लस और माइनस से अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉडमस। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल। सही है। ये सारे हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और ये हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, मैं एक दफ़ा यहाँ से जूम करके भी दिखा देती हूँ। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। सही है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन, यानी कि अगर हमें दो वेरिएबल्स हैं या दो वैल्यूज़ हैं, उनको कंपेयर करना है कि a इज़ ग्रेटर देन 5। सही है। तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों को वैल्यूएट करेगा, a की वैल्यू को चेक करेगा, 5 की वैल्यू से कंपेयर करेगा कि क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो इसका आंसर जो होगा वो इवैल्यूएट करके ट्रू और फॉल्स में आता है। सही। तो अगर वो ग्रेटर देन है तो इसका आंसर वुड बी ट्रू, और अगर नहीं है तो आंसर वुड बी फॉल्स। कंपेयर कर रहा है तो या तो होगा या फिर नहीं होगा, दो ही चीज़ें, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका जो आंसर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स का, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सही है। कोई नंबर असाइन नहीं हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या तो है या फिर नहीं है। सेम गोज़ फॉर, अच्छा, इक्वल का जो ऑपरेटर होता है वो ये करता है कि अगर सपोज़ मेरे पास यही एक्सप्रेशन था a और मैं लिखती हूँ इक्वल 5, तो ये चेक करता है कि क्या a की वैल्यू 5 के बराबर है
या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर दो ऑपरेटर्स हैं, एक है इक्वल और एक है इक्वल। इक्वल वॉज एन असाइनमेंट ऑपरेटर जिससे हम असाइन कर रहे होते हैं वैल्यू, जबकि इक्वल जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं इन दोनों ऑपरेटर्स को। तो प्लीज़ इसको देख लेना कि इक्वल इज़ समथिंग डिफरेंट एंड इक्वल इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है जब हम कंपेयर कर होते हैं दो वैल्यूज़ को कि वो बराबर हैं या नहीं है। अगर वो बराबर होती हैं तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज़ वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है, ठीक है। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम इनिशियलाइज़ करवाते हैं किसी वेरिएबल को तब भी हम यूज़ करते हैं। जब किसी एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू हमें डालनी होती है हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं। किसी वेरिएबल में कोई एक्सप्रेशन असाइन करना होता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ समथिंग डिफरेंट एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज़ डिफरेंट। तो अगर गलती से किसी ने इक्वल की जगह सिंगल इक्वल लगा दिया तो वो कम्प्लीटली गलत होगा, ठीक है। उसका आंसर भी गलत आएगा क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर वो एक्सपेक्ट ट्रू और फॉल्स में ही कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह नॉट इक्वल का ऑपरेटर क्या करता है कि वो चेक कर रहा होता है, जिस तरह बिल्कुल ऑपोजिट है इक्वल का। जिस तरह इक्वल में चेक कर रहा होता है कि वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, नॉट इक्वल में वो चेक कर रहा होता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर नहीं हैं। अगर वो बराबर नहीं है, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 तो वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी, और अगर वो बराबर हैं तो वैल्यू फॉल्स आएगी, सही है। तो इक्वल और नॉट इक्वल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और बाकी ये कि ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद एंड और अभी हम देखते हैं, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हम देखेंगे, सही है। जिस तरह हमारे पास यूजुअल इक्वल ऑपरेटर होता है उसके अलावा प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इस टेबल में हमें नज़र आ रहा है कि इनकी प्रेसिडेंस क्या है। यानी कि मेरे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है बहुत बड़ा सा जिसमें प्लस प्लस भी हो रहा है, जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, जिसमें लेस देन का भी साइन आ रहा है, एंड का ऑपरेटर भी आ रहा है, तो उसमें कौन सी चीज़ पहले वैल्यूएट होगी, ये प्रेसिडेंस वाइज लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होती है वो प्लस प्लस और माइनस माइनस की होती है। जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उन सब की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, सही है। तो मेरे पास जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स होंगे जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन सब की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी। साइज़ ऑफ का अपना ऑपरेटर मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था, जिससे हमें साइज़ पता चल जाता है। यानी कि अगर मैं लिखती हूँ इस तरह से साइज़ ऑफ इंट, तो ये तो हमें बता देगा कि हमारे आर्किटेक्चर में या हमारे पीसी में इंटीजर जो है वो कितना बड़ा है, उसका वो कितनी बाइट्स रिजर्व करता है मेमोरी में, सही है। तो इसकी भी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद फिर जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं दैट इज़ प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इन सब की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर हमारे पास तो ये जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हमें ब्रैकेट भी नज़र आ रहा है, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो सबसे पहले एवेलुएट होती है, सही है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये जो प्लस और माइनस है ये यूनरी वाला प्लस और माइनस है, ये बाइनरी वाला नहीं है। यानी कि अगर हम लिखते हैं माइनस एक्स प्लस बी तो माइनस ऑफ एक्स लेगा और फिर वो उसमें ऐड करेगा बी, तो ये वो वाला माइनस है, ठीक है। ये बाइनरी वाला माइनस नहीं है। तो अगर यूनरी में प्लस और माइनस है तो वो सबसे पहले वैल्यूएट होगा। प्लस प्लस है माइनस माइनस है, ये भी यूनरी ऑपरेटर है, ये पहले वैल्यूएट होगा। लॉजिकल ऑपरेटर होता है नॉट, ये भी हम बताऊँगी आगे कि क्या होता है, पहले वैल्यूएट होगा। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, पॉइंटर है, ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इनकी होगी। उसके बाद फिर हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, उसके बाद प्लस और माइनस बाइनरी वाला, फिर ये शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट राइट के जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये जब हम आगे देखेंगे लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है तो हम देख लेंगे। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज़ दिस लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड सो ऑन, और इक्वल नॉट इक्वल। उसके बाद फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो इधर लाई करते हैं एंड और, सही है। और सबसे जो लोएस्ट प्रेसिडेंस होगी वो टर्नरी ऑपरेटर की होती है, दैट इज़ दिस कंडीशनल ऑपरेटर।
टर्नरी ऑपरेटर में हमारे पास जिस तरह बाइनरी में 2 ऑपरेंड होता है, यूनरी में 1 होता है, टर्नरी में 3 ऑपरेंड्स होता है। सही है, तो जितने ज़्यादा ऑपरेंड्स होंगे उनकी प्रेसिडेंस उतनी ही कम होती जाएगी। सही, तो ये वही प्रेसिडेंस को लिस्ट डाउन करा हुआ है कुछ ऑपरेटर्स के लिए। प्लस प्लस माइनस माइनस अगेन उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी तो प्रेसिडेंस इज़ 1। मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस की उससे कम है तो 2, और उससे भी कम है प्लस और माइनस की, दैट इज़ 3। सही है, तो अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ये तीनों ऑपरेटर्स 3 तरह के ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले वो इवेलुएट प्लस प्लस को और माइनस माइनस को करेगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस और उसके बाद प्लस और माइनस को। ठीक है, उसके बाद अच्छा अब लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। एंड में ये याद रखना डबल एंड होता है। डबल एंड जो होता है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी 2 एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए। अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, सही है, एक्सप्रेशन 1 अगेन ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, एंड और जबकि नॉट जो है दिस इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। सही है, अगर मैं 2 एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना चाहती हूँ, एक्सप्रेशन 1 भी ट्रू है और एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तभी ये एंड का ऑपरेटर तुम्हें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई एक भी फॉल्स है तो ये तुम्हें फॉल्स रिटर्न करेगा। सही है, जैसे कि यहाँ पर हमें ट्रुथ टेबल में नज़र आ रहा है कि अगर पहले वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं सपोज़ लिखती हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन 50 एंड हमें 2 कंडीशंस चेक करवानी है, b इज़ लेस देन 10। सही है, तो अगर मुझे इस तरह की कोई कंडीशन चेक करवानी है तो हम बीच में एंड को ऑपरेटर लगाएंगे। एंड का मतलब ये होता है कि ये भी ट्रू है कि a भी ग्रेटर देन 50 ट्रू रिटर्न करेगा और b भी ग्रेटर देन 10 होगा। सही है, इस तरह से हम कहते हैं कि अगर हमें किसी स्टूडेंट की का ग्रेड कैलकुलेट करना है तो मैं ये कंडीशन लगा सकती हूँ कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में उसके ग्रेटर देन 80 मार्क्स हैं और सेकंड सब्जेक्ट में भी उसके ग्रेटर देन 80 मार्क्स हैं तो प्रिंट करवा देगा कि ग्रेड इज़ ए। सही है, तो अगर हमें 2 कंडीशंस चेक करवानी है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो फिर हम वहाँ पर हम एंड लगाते हैं एंड का ऑपरेटर। अगर सिर्फ हमें एक कंडीशन लगानी है कि या तो ये है या फिर ये है, यानी कि अगर सब्जेक्ट 1 था, सपोज सब्जेक्ट 1 में उसके ग्रेटर देन 80 हैं, या फिर जो सेकंड सब्जेक्ट था सब्जेक्ट 2 उसमें ग्रेटर देन 80 हैं, तो प्रिंट कर देगा सपोज़ गुड। सपोज़ कोई प्रोग्राम इस तरह का बना रहा है कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ले रहा है किसी एक में भी ग्रेटर देन 80 हैं, या तो सब्जेक्ट 1 में या सब्जेक्ट 2 में, या हो सकता है दोनों में ही हो। इन एनी केस वो प्रिंट करवा देगा गुड। लेकिन अगर एक में भी नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट 1 में भी नहीं था और सब्जेक्ट 2 में भी नहीं था, तो फिर वो प्रिंट नहीं करवाएगा। सही है, और का मतलब होता है किसी एक में भी ट्रू है, किसी एक केस में भी ट्रू है, या तो इसमें या उसमें या फिर दोनों में। सही है, तो वो कह देगा कि ट्रू है। कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो कह देगा कि वो अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर वो कह देगा कि फॉल्स। ठीक है, जबकि एंड में हम ये कहते हैं कि एंड में कोई एक भी अगर फॉल्स है, कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो रिजल्ट इज़ फॉल्स। सही है, और में अगर मेरे पास दोनों फॉल्स हैं तो तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज़ वो हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड में और में। बस ये देख लेना कि एंड में हम डबल एम्परसेंट का सिंबल यूज़ करते हैं और में हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं 2 टाइम्स। नॉट का ऑपरेटर सिर्फ निगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। सही है, जैसे कि अगर सपोज़ मैं इस तरह से कुछ कंडीशन लगवाती हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन 80 और मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉट, तो ये क्या करेगा कि ए को चेक करेगा कि क्या वो ग्रेटर देन 80 है। अगर वो है तो उसका रिज़ल्ट वुड बी ट्रू, लेकिन क्योंकि मैंने नॉट लगा दिया है तो वो उसको निगेट कर देगा। तो ये अगर ट्रू था तो उसका रिज़ल्ट वुड बी
फॉल्स। सही है। तो अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन 80, ए ग्रेटर देन 80 नहीं है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स करेगा। सही है। फिर ये तो टेबल बना हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंड के लिए अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर ही रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज सब पे फॉल्स है। सही है। चाहे कोई एक भी फॉल्स है, रिज़ल्ट इज़ फॉल्स। जबकि और में हमारे पास कोई एक भी ट्रू है तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो सिर्फ उस केस में फॉल्स होगा, अदरवाइज इट इज़ ट्रू। सही है। इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू, क्योंकि कोई एक भी ट्रू है। सही है। तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू। अच्छा, तो ये कुछ कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। ये मुझे सॉल्व करके तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि अगर सपोज़ मेरे पास ए बी सी 3 एक्सप्रेशंस हैं और तीनों की रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, अगर तीनों ट्रू हैं तो ए एंड बी क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, नॉट क्या रिटर्न करेगा, ए एंड बी और नॉट सी क्या रिटर्न करेगा। मैं सिर्फ एक रो सॉल्व करके बता रही हूँ और बाकी तुम लोग सॉल्व करोगे। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि किसने रैंडमली किसी से भी पूछ लूँगी सॉल्व क्या होना चाहिए। ए एंड बी का रिज़ल्ट क्या आएगा, अगर ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। नॉट ऑफ सी का रिज़ल्ट क्या आएगा, नॉट ऑफ सी मीन्स कि अगर वो ट्रू था तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर मैं इसका रिज़ल्ट देखना चाहूँ ए एंड बी और नॉट सी, इन दोनों को और करना है आपस में, तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू। कोई एक भी ट्रू है तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू। सही है। इसी तरह से यहाँ पर ये सारे कॉलम्स जो हैं ये तुम लोग फिल करोगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। अच्छा, उसके बाद अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने देखा था कि जिस तरह इक्वल होता है इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, माइनस इक्वल, प्लस इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, ये सारे भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। अच्छा, असाइनमेंट ये भी इनका भी काम असाइन करना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इक्वल में, खाली इक्वल में और प्लस इक्वल में क्या डिफरेंस है। अगर मैं लिखती हूँ x मल्टीप्लाई बाय वाई, इस x मल्टीप्लाई इक्वल वाई, दैट मीन्स x इज़ इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी कि या तो मैं इस तरह से लिखूँ एक्सप्रेशन या फिर मैं मल्टीप्लाई इक्वल का ऑपरेटर यूज़ कर लूँ, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। सही है। इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ x प्लस इक्वल वाई या फिर मैं लिखूँ x इक्वल्स टू x प्लस वाई, दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। सही है। तो अगर मेरे पास इस तरह से कोई एक्सप्रेशन गिवन है x मल्टीप्लाई इक्वल वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज़ इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय वाई। तो अगर x के कंटेंट में 10 था और y में 5 था, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सप्रेशन की, x इज़ इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय वाई, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो x की वैल्यू वुड बी 5 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज़ 50। सही है। इसी तरह से डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, प्लस इक्वल एंड सो ऑन। सही है। तो या तो हम इस तरह से लिख दें x इज़ इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय वाई, या फिर मैं इस तरह से लिख दूँ x मल्टीप्लाई बाय वाई, दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ये सिर्फ इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है। ठीक है। अच्छा, तो अगर मेरे पास सपोज़ इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है और मैं इसको सॉल्व करना चाह रही हूँ, और क्योंकि विदाउट ब्रैकेट्स हैं तो हमें ये देखना होगा कि प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है और बस। ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले वो एवेलुएट करेगा 11 ग्रेटर देन 5 को। 11 ग्रेटर देन 5 मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। 16 is less than 6 is less than 15, this is also true. 7 is greater than 8, no, false। सही है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा थी, एंड की या और की। तो ये ऊपर तुम लोग टेबल में भी देख सकते हो कि एंड की प्रेसिडेंस जो है वो ज़्यादा है और की कम है। दैट मीन्स कि पहले वो इसको इवैल्यूएट करेगा, तो ट्रू और फॉल्स को एंड करेगा तो रिज़ल्ट वुड बी फॉल्स। दोनों ट्रू होंगे तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स और ट्रू को और करेगा फाइनली। ठीक है। लास्ट है और को ऑपरेटर, तो रिज़ल्ट वुड बी ट्रू। सही। तो इसे पूरे एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट इज़ ट्रू। किस तरह से आया ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनको इवैल्यूएट करो और मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है।
अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने देख लिए थे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बस ये देख लो कि अगर मैं कोई रियल नंबर्स को के ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाती हूँ तो वहाँ पर मेरा रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज़ नॉट करेक्ट। तो यूजुअली जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो हम इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करते हैं। सही है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि ये रन करके तुम लोग भी देखना अपने पास कि अगर मैं ये रन करती हूँ 6.8 प्लस 3.1 इज़ इक्वल 2.7 प्लस 7.2, तो ये आना चाहिए ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ऐड करने के बाद सेम आएंगी, एग्जैक्टली सेम रियल वैल्यूज़ होंगी। लेकिन जब हम करेंगे तो ये फॉल्स आएगा। सही क्यों? क्योंकि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो ज़्यादातर इंटीजर वैल्यूज़ पे काम करता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद एंड और की मैंने बात बता दी थी कि क्योंकि एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और की प्रेसिडेंस कम है। तो अगर मैं सपोज़ एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करूँ, जितने भी एक्सप्रेशंस हम लोग इवैल्यूएट करते हैं वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होते हैं, यानी कि वो लेफ़्ट से रीडिंग स्टार्ट करता है और राइट तक इवैल्यूएट करता है। लेकिन अगर मैंने एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है तो वो फिर उनको प्रेसिडेंस वाइज सॉर्ट आउट करेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एक्सप्रेशन को और मैं पहले और कर देती हूँ एंड बाद में करती हूँ तो रिज़ल्ट वुड बी समथिंग डिफरेंट। और अगर मैं एंड करती हूँ पहले और फिर और करती हूँ तो रिज़ल्ट इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है। तो इन दोनों का जो ऑर्डर होता है वो बहुत मैटर करता है और मैं प्रेसिडेंस इनकी बता चुकी हूँ कि क्योंकि एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो हमेशा एंड पहले होगा और बाद में होगा। तो इस तरह से हो सकता है मैं पेपर में दे दूँ कि बताओ ये एक्सप्रेशन है, या मैं असाइनमेंट में दे दूँ या क्विज़ में कि ये एक्सप्रेशन है और मुझे पता हो कि इसका आंसर क्या आएगा एवैल्यूएट होने के बाद। तो यू शुड नो दैट कि इसका आंसर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस। सही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास चार्ट अवेलेबल है। अगेन यहाँ पर रेफरेंस के लिए चार्ट दिया हुआ है कि एंड की प्रेसिडेंस जो है वो और से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कहीं पे भी एक्सप्रेशन में एंड होगा तो वो पहले एवैल्यूएट होगा और जो है वो बाद में एवैल्यूएट होगा। सही है। और सबसे कम प्रेसिडेंस होती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कोई सा भी हो, प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल, वो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, उनकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। सही है। और सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होगी? यूनरी ऑपरेटर, जिसमें नॉट ऑपरेटर भी आता है। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर था, एंड और के साथ हमने यूज़ किया था जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। सही है। तो उसकी प्रेसिडेंस भी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो यूनरी ऑपरेटर है। सही है। बाकी जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उन सबकी प्रेसिडेंस जो है वो यूनरी से कम होती है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर सपोज़ करो मेरे पास एक करेक्टर है HR और उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी है कैपिटल A। फिर मेरे पास एक इंटीजर था प्रिंट चार, फिर एक और इंटीजर था इंट नम, उसमें वैल्यू मैंने असाइन करी हुई है 200। डबल टाइप का वेरिएबल था फिट नम, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मैंने असाइन कर दी है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ HR को तो आउटपुट वुड बी कैपिटल A। सही है। अब मैंने कहा कि प्रिंट चार का जो वेरिएबल था दैट वाज ऑफ इंटीजर टाइप। सही है। ये जो प्रिंट चार का वेरिएबल था इसकी टाइप इंटीजर थी। मैंने इसमें असाइन कर दिया है HR को। क्या ये हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी हमारे पास कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो इंटरनली ASCII कोड्स में के फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं। तो मैंने अगर असाइन कर दिया है प्रिंट चार के अंदर HR दैट वाज कैपिटल A, तो उसका जो ASCII कोड होगा वो चला जाएगा इस वेरिएबल प्रिंट जार के अंदर। सही है। दिस साउंड समथिंग कन्फ्यूजिंग, लेकिन इस चीज़ को अगर समझोगे हम इंटीजर के अंदर करेक्टर की वैल्यू डाल सकते हैं। सही है। अगर हम डालेंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो प्रिंट क्या करेगा? उसका ASCII कोड। यहाँ पर आउटपुट में भी देख लो कि अगर मैं ये प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पर HR, तो मेरे पास आउटपुट में आ रहा है A। और अगर मैं प्रिंट करवा रही हूँ असाइन करने के बाद, प्रिंट चार में मैंने असाइन कर दिया HR और मैं प्रिंट करवा रही हूँ प्रिंट चार, दैट वाज एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। ठीक है। तो ये प्रिंट कर रहा है 65 ASCII टेबल में जाके देख सकते हो। 65 इज़ द कोड फॉर कैपिटल A। ASCII कोड है कैपिटल A का। सही है। तो उसकी जो इंटीजर वैल्यू हो वो तुम्हें प्रिंट करके दे रहा है। अच्छा, इसी तरह इंट नम वॉज 200, तो वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा 200। आउटपुट में देख सकते हैं 200। और इसी तरह अगर मैं फिट नम प्रिंट करवाना चाहूँ दैट वाज 245.3, तो ये प्रिंट कर देगा 245.3। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर
इंट नम में हम ऐड कर रहे हैं, इंट नम में हमारे पास पड़ा हुआ था 200 और हम उसमें ऐड कर रहे हैं HR, बिल्कुल कर सकते हैं। वो जब ऐड करेंगे तो वो ए का जो एस की कोड है वो उसको ऐड कर देगा, दैट इज़ 65, तो रिज़ल्ट वुड बी 265, यहाँ पर नज़र आ रहा है 265, सही है। फिट नम दैट वाज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डबल टाइप वेरिएबल, और हम उसमें ऐड कर रहे हैं HR की अगेन वैल्यू 65 हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड होने के बाद वैल्यू वुड बी 310.3, 245.3 थी, प्लस 65 कर दिया 310.3, सही। तो बताने का सिर्फ यहाँ पर मकसद यही है कि हम किसी करेक्टर टाइप के वेरिएबल को जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्चुअली उसका जो एस की कोड होता है वो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है, सही है। और ये बिल्कुल वैलिड है, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है और मैं उस एक्सप्रेशन में, अब ये तो हो गई कैरेक्टर टाइप की बात, अगर सपोज़ कोई मेरे पास एक्सप्रेशन है और मैं उस एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ किसी वेरिएबल को, किसी एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं, ये करके भी देखना तुम लोग अपने पास। अगर सपोज़ मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया है x, एक मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना दिया है y, और एक मैंने सपोज़ डबल टाइप का वेरिएबल बना दिया है z, सही है। x के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 1, y के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 1.5 और z के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी सपोज़ 2.5, सही है। जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब सेमीकोलन से एंड होते हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर नहीं लगाओगे तो ये एरर देगा, ठीक है। अगर मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल था x, अब मैं सपोज़ x के अंदर असाइन करना चाह रही हूँ y को, सही है। x के अंदर हम असाइन करना चाह रहे हैं y को, x इंटीजर टाइप का था और y फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, तो क्या ये इंसर्शन पॉसिबल है? सही है, तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। मैं x में असाइन कर सकती हूँ y को, लेकिन वो क्या क्या वैल्यू डालेगा, क्योंकि x की टाइप इंटीजर थी और y की टाइप फ्लोट थी। तो अगर ये चीज़ तुम लोग रन करके देखना, ये चीज़ पॉसिबल है, तो ये x के अंदर असाइन कर देगा इसकी जो ट्रंकेट करने के बाद जो इंटीजर वैल्यू है, सही है। तो अगर मैं y को कन्वर्ट करना चाहूँ इंटीजर में तो इसमें से 0.5 हट जाएगा और ख़ाली क्या बचेगा 1, सही है। इसी तरह अगर मैं x में असाइन करवाती हूँ z और मैं प्रिंट करवाती हूँ x को, तो x में जो वैल्यू असाइन करेगा दैट वुड बी 2.5, वो हटा देगा क्योंकि x की अपनी टाइप क्या थी, इंटीजर थी। तो इंटीजर में हम फ्लोट असाइन कर सकते हैं, इंटीजर में हम डबल असाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें वैलिड हैं। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन होता है और एक्सप्रेशन के अंदर इंटीजर वैल्यू भी है और फ्लोट वैल्यू भी है, यानी कि मैं अगर सपोज़ इस तरह से लिखती हूँ x इक्वल्स टू y प्लस z, अच्छा इसी तरह अगर मैं मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें एक वैल्यू फ्लोट थी और मैं उसमें ऐड कर रही थी इंटीजर, सही है। एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का था और दूसरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का था, जो उसका रिज़ल्ट आएगा दैट वुड बी ऑफ टाइप इंटीजर का होगा या फ्लोट का होगा, वो टाइप फ्लोट का होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट इन प्रेसिडेंस अगर हम देखें जो टाइप्स होती हैं डेटा टाइप्स, उनके प्रेसिडेंस में हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीजर डेटा टाइप से ज़्यादा हैं और इंटीजर डेटा टाइप जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट से प्रेसिडेंस में कम है, सही। तो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन में कहीं पर भी फ्लोट वैल्यू आ जाती है तो जो पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा दैट वुड बी ऑफ टाइप फ्लोट, अगर कोई एक भी फ्लोट वैल्यू है, सही है। तो इसी तरह अगर हम कहें कि अगर मेरे पास एक्सप्रेशन में एक फ्लोट था, एक इंटीजर था और साथ में मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा था डबल के साथ, सही है, डबल टाइप का कोई वेरिएबल था, तो अब इसका एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा कि अगर मैं सपोज़ वेरिएबल की टाइप्स देखूँ तो डबल का जो साइज़ होता है वो फ्लोट से भी बड़ा होता है, तो इंटीजर मल्टीप्लाई बाय डबल करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट वुड बी डबल, और फिर फ्लोट और डबल को जब हम ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो फ्लोट और डबल का क्या आ जाएगा,
इन दोनों को ऐड करने के बाद रिज़ल्ट वुड बी ऑफ डबल। सही, क्योंकि साइज़ में ये जो डेटा टाइप्स हैं, ये जो बड़ी डेटा टाइप होगी वो हमेशा उसमें कन्वर्ट कर देगा। सही है। अब जब वो असाइन करेगा तो असाइन किस तरह करता है वो भी हम आगे देखते हैं। सपोज़ मेरे पास दो नंबर्स थे, num1 और num2। num1 में वैल्यू पड़ी हुई थी 3 और num2 में वैल्यू पड़ी हुई थी 5। और अगर मैं लिखती हूँ 3 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ num1 डिवाइडेड बाई num2, दोनों इंटीजर डेटा टाइप्स हैं और मैं असाइन किस में कर रही हूँ, डबल में कर रही हूँ, दैट इज़ num3। सही है। थर्ड नंबर मेरा डबल टाइप का है और मैं उसमें साइन जब कर रही हूँ तो मैं इंटीजर डिवीजन कर रही हूँ। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर रिज़ल्ट क्या आएगा, इंट डिवाइडेड बाय इंट, रिज़ल्ट वुड बी एन इंट। दो इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो उनका रिज़ल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो रिज़ल्ट आना क्या चाहिए, 0, रिमाइंडर 3। इंटीजर डिवीजन है तो रिज़ल्ट वुड बी 0। सही है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे रिज़ल्ट जो है वो फ्लोट में या डबल में ही चाहिए, सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसे खुद से बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज़ थी ये इंटीजर नहीं थी, ये वैल्यू इनमें से कोई एक भी वैल्यू अगर मैं कह दूँ कि ये फ्लोट वैल्यू है, यानी कि मैं 3 की जगह 3.0 कर दूँ या 5 की जगह 5.0 कर दूँ, तो अब वो जो डिवीज़न करेगा, एक फ्लोट है एक इंटीजर है, तो रिज़ल्ट वुड बी फ्लोट। और जब असाइन करेगा तो वो भी फ्लोट ही असाइन करेगा। सही। अब यहाँ पर मसला है कि यहाँ पर वेरिएबल्स दोनों की टाइप इंटीजर थी, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे पास नंबर्स होता तो मैंने 5 पॉइंट लगा कर मैं उसको चेंज कर सकती थी। सही है, 5.0 कर देती है, 3.0 कर देती। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर रहे होते हैं। कहीं कहीं हम टाइप कास्ट नहीं करते हैं तो कंपाइलर हमारे लिए ख़ुद से कर देता है, जैसे कि यहाँ पर वो हमारे लिए ख़ुद से कर रहा था, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, रिज़ल्ट इज़ एन इंटीजर। इम्प्लिसिट कास्टिंग, इम्प्लिसिट का मतलब है कि वो खुद ब खुद हो जाती है। जहाँ खुद ब खुद नहीं होती है तो हमें एक्सप्लिसिटली करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तो वहाँ पर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। और उसका कुछ तरीका होता है। क्या तरीका होता है, इस तरह ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ फ्लोट, सही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आगे चीज़ आएगी वो उसको टाइप कास्ट कर देगा इन फ्लोट। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। इस तरह से लिखूँ फ्लोट num1 डिवाइडेड बाय num2, या फिर मैं लिखूँ फ्लोट num1 डिवाइडेड बाय num2। इसका मतलब ये होगा कि जो ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो ये जब पूरा एक्सप्रेशन एवेलुएट कर लेगा, यानी कि इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर वो उसको टाइप कास्ट कर देगा फ्लोट में, तो रिज़ल्ट वुड बी 0। अगर 0 आ रहा था इंटीजर डिवीजन के बाद तो उसको टाइप कास्ट करेगा तो रिज़ल्ट अब आ जाएगा 0.0। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, नो डिफरेंस एट ऑल। ये तुम लोग चला कर भी देखना अपने पास, जब मैं क्लास में करवाती हूँ तो मैं उसी वक्त रन करके भी दिखा रही होती हूँ। ये तुम लोग अपने पास प्लीज़ रन करके देखना कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो इसका मतलब होगा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करूँगी तो इसका मतलब है कि फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा num1 को, सही है, टाइप कास्ट कर देगा इसको, और उसके बाद फिर वो डिवाइड करेगा नंबर 2 से। तो अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो करेक्ट रिज़ल्ट आएगा, दैट इज़ 0.6। सही है, ये रन करके देखना अपने पास। तो अब ये टाइप कास्ट करा होगा क्योंकि वो पहले कन्वर्ट करा होगा और उसके बाद फिर वो डिवाइड करा होगा। सही। अब ये टाइप कास्टिंग के कुछ तरीके हैं। जो C++ का अपना तरीका है वो स्टैटिक कास्ट का ऑपरेटर यूज़ करता है। ऑपरेटर्स के ऊपर अगर लिस्ट में देखें हम, जहाँ पे प्रेसिडेंस लिस्ट डाउन की थी मैंने, वहाँ पर स्टैटिक कास्ट और डायनामिक कास्ट के ऑपरेटर्स भी थे। सही है। यहाँ पर अगर देखें कंपाइल टाइप कन्वर्जन के लिए, और डायनामिक कास्ट इज़ रन टाइम टाइप कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग अगर हमें करनी होती है रन टाइम पर करनी होती है तो डायनामिक कास्ट यूज़ करते हैं, और कंपाइल टाइम पर हमें करनी होती है तो स्टैटिक कास्ट यूज़ करते हैं। सही है। तो तरीका इसका क्या होता है, स्टैटिक कास्ट लिखेंगे, जिस टाइप में हमें कन्वर्ट करना है वो टाइप आ जाएगी, और जिस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है आगे वो चीज़ आ जाएगी। सही है। तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग का ऑपरेटर होता है C++ का।
और जिससे पहले हमने टाइप कास्टिंग करी है, जो हमने ब्रैकेट में सिंपल फ्लोट लिख दिया था, ये सी का अपना पुराना तरीका है सी लैंग्वेज का। सही है। तो सी प्लस प्लस इसको भी सपोर्ट करता है, ये सी स्टाइल है टाइप कास्टिंग का। और सी प्लस प्लस का अपना जो स्टाइल है कास्टिंग का, दैट इज़ स्टेटिक कास्ट। स्टेटिक कास्ट ऑपरेटर है। उसके बाद हम लिखेंगे हमें किस टाइप में कन्वर्ट करना है, वो टाइप का नाम, जैसे कि फ्लोट, और उसके बाद किस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है या किस नंबर को कन्वर्ट करना है, वो एक्सप्रेशन या नंबर आ जाएगा। सही है। तो अगेन यहाँ पे डिफरेंस है कि अगर मैं नम 1 को खाली करती हूँ टाइप कास्ट और फिर मैं डिवाइड करती हूँ तो रिज़ल्ट सही आएगा, और अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को करने के बाद फिर टाइप कास्ट करती हूँ तो हमारे रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को तुम लोग देख लेना। अच्छा, ये तुम्हारा क्यूरोसिटी असाइनमेंट है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी किस किसने रन करके देखा है। ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है ये तुम लोग रन करके देखोगे। अगर किसी के पास विजुअल स्टूडियो तो वो उस पर भी रन करके देखे, और डेवसी पे अगर कर सकते हो तो डेवसी पे भी रन करना। ये वो चीज़ है जिसमें कह रही थी कि कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, दोनों कंपाइलर्स में आंसर डिफरेंट आएगा। जो विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे उनका आंसर डिफरेंट होगा, जो डेवसी यूज़ करेंगे उनका आंसर डिफरेंट होगा। सही है। तो ये चीज़ तुम लोग रन करके देखना और मुझे ये बताना कि ये आंसर क्यों आ रहा है, वाई। मुझे सिर्फ आंसर नहीं बताना, मुझे ये भी बताना कि ये आंसर क्यों आ रहा है।